First of all, I'd like to thank to everyone for giving me the opportunity. Today, I'm going to deliver a lecture regarding manufacturing process, which is basically a part of mechanical engineering. So, before we start proceeding about the manufacturing process, first of all, we need to know what we actually the manufacturing be. So, whenever we are going to discuss about the manufacturing, so the definition of manufacturing is the process by which you are getting the valuable product by using the less valuable product by means of a machinery. So this is the definition of the manufacturing, and it is necessary that whenever going to design a product, so their the size and the shape and the physical property and chemical property and their characteristics must be a some moderate type or some be a standard type. Otherwise, the output of this manufacturing is not going to be considered. So, in order to get a desired size and a shape, we are dealing with uh, annealing. Sorry, we are dealing with casting, forging, and various etc. And whenever going to uh, uh, praise the surface finish of a product, then we are going to consider the various type of process, basically uh, coating and various process are including that. So हम आज जो कहना चाह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक वाइल्ड रेंज है गेट के लिए और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. सो हम आज क्या करेंगे कि 0 से लेके 100 तक जो कुछ भी होगा प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो हम सीखेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो अ, पहले हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्ट्री क्या है, पहले जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ से आया है और उसका नीड क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में. इसके बारे में हम पहले थोड़ा थोड़ा बहुत जांच कर लेंगे, उसके बाद हम कंटेंट पे जाएंगे और उसके बाद पहला चैप्टर जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे. तो जान लेते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारा वर्ल्ड में, हमारा मॉडर्न डे में और डोमेस्टिक लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस क्या है. पहले हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग का. अब अगर थोड़ा सा भी सोचे तो मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस ये हो सकता है कि हम अगर किसी भी ब्रांच में पढ़े, ये मे बी हम अगर कंप्यूटर साइंस में पढ़े और सिविल्स में पढ़े और इलेक्ट्रिकल में भी पढ़े, तो एक चीज को हम डिजाइन कर लेंगे और ठीक है डिजाइन कर लिया. सही सोचिए कि मैंने एक चीप डिजाइन कर लिया, पर डिजाइन करने पे कुछ नहीं होगा. तभी वो काम पे आ पाएगा जब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसका जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे. सो किसी भी प्रोडक्ट हो, उसको हम अगर वास्तवायन करना चाह रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना जरूरी है. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग को बोला जाता है कि मदर ऑफ इंजीनियरिंग. ऐसे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बोला जाता है मदर ऑफ इंजीनियरिंग, इसीलिए बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को हम बना ले, क्रिएट कर लें, पर उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जरूरत होता है. तो इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस अ, बोल के हम उसको माप नहीं पाएंगे क्योंकि उसका वाइड रेंज है. और उसके बाद बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल 1.0, इंडस्ट्रियल 2.0, 3.0 एंड नाउ वी आर डीलिंग विद 4.0. तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है 1.0 तक, 1.0 से लेके 4.0 तक, वो वो ऐसे ही नहीं हो गया इसको हम टेक्नोलॉजी यूज किए. टेक्नोलॉजी के बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसको डेवलप किया. डेवलप करने के बाद धीरे धीरे 1.0 से लेके आज 4.0 हम अब कैड कैम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. पर अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हम हिस्ट्री अगर 1880 का बात करें तो तभी क्या कास्टिंग क्या होता है, हम जमीन खोद देते थे. जमीन खोदने के बाद उसके बाद मोल्टेन मेटल को उसके उसके अंदर पोर करते थे और उसके बाद मिट्टी खोद के जो हम निकाले थे वो होता था हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट. वो एक जमाना था 1880 में, जो इंडस्ट्रियल 1.0. और आज एक जमाना है जहाँ पे हम बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी कास्टिंग से, फोर्जिंग से, मोल्डिंग से, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तैयार कर रहे हैं. सिर्फ तैयार नहीं कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी तक ले जा रहे हैं जहाँ पे इंसान की नीड, जरूरत पूरा हो सकता है.
और एक ये एक कंप्लीट एक मार्केट तैयार कर रहा है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ये जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक मार्केट तैयार कर रहा है जो मार्केट के लिए एक लोअर कैटेगरी पीपल से लेके हायर कैटेगरी पीपल तक सभी उसको एकोमोडेट कर पा रहा है. So ये है need or history about manufacturing. Now we are going to discuss about the content. Which of the part of a mechanical department we are going to study it in this particular subject. First, we are unit one. We are dealing with basic metals and alloy and the property and application of a metal actually. And in the first content, we are studied about the properties of metal. In properties of metal, subcategories are there, and the categories are properties of material, stress and stress strain diagram, malleability, ductility, brittleness, stiffness, resilience, toughness, impact strength, hardness, fracture of material, fatigue failure, creep failure, and the at the end of this particular chapter, we are discussing about the questions. And the second chapter is ferrous material. फेरस मेटल का हम पहले ही इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद आयरन एंड स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, इसके बाद कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, इसके बाद हम करें हीट ट्रीटमेंट एंड कार्बन स्टील्स, एंड उसके बाद चैप्टर के एंड में पहले जैसा था क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. उसके बाद थर्ड जो चैप्टर होगा हमारा वो नॉन फेरस मेटल एंड एलॉय होगा, और उसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, एलॉय ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एलॉय ऑफ निकल, एंड द at the end of the chapter we are discussing about the questions as usually. This is the all about the unit 1, and at the unit 2, in the unit 2 we are discussing about the introduction of the metal casting and the forming processes. What are the processes actually be? Casting processes. In casting process we are discussing about the steps of casting, uh, uh, trigonometry, trigonology, sorry, and the pattern allowances, sand molding, core and core pins, and the gate system, yield and riser, cleaning of casting, riser designing, casting defects and their prevention also. And then in and the various casting processes like investment casting, permanent mold casting, cell mold casting, centrifugal casting, die casting, cell die casting, various process etc. we are going to discuss in this particular chapter. And then now in the unit 2, second chapter is the metal working processes. In metal working process we are discussing about the hot and cold working, rolling, forging, extrusion, wire drawing, press, sheet metal operation, dies and die sets, and the various methods as well. And the third chapter we are discussing about the metal removal processes. And in this metal removal processes, we are discussing about the machining, mechanism of the metal cutting, chip formation, type of chip, and the power consumption, heat generation, tool failure, and the tool lives, and the tool material and the cutting fluids as well. And then grinding and the grinding operation as well. And the unit 2's fourth chapter is the metal joining processes, very important as aspect to the gate and the ESU, and the fundamental concept of metal joining, welding processes, bridging, soldering, welding defects as well. And then the heat treatment processes, very important heat treatment processes, fundamental of the heat treatment processes, and then tempering, normalizing, hardening, annealing, quenching, etc. And then at the end of the unit 3, we are discussing about the introduction of the machining and the replication also. And what are the machining? Lathe, and we are discussing about the center lathe, cutting two leaves on lathe, and holding of the workpiece and the taper turning, etc. And then the at the second chapter of the unit 3, we are discussing about the drilling machines, where twist drilling machines, and in the third chapter milling processes, and in this milling processes, in this chapter we are discussing about the basic milling processes, type of milling processes, and the peripheral milling, face milling, and the end milling. So this is all about the contents that we are going to study it in this subject, manufacturing processes. Now we are going to start the first chapter of this subject, manufacturing. The first chapter is uh, stress and strain diagram. So as we all familiar with the SOM, so we all know that what is stress and what is strain. So we know that stress is nothing but
This is the resistive force per unit area is called the stress. We all know that. The simple things. And the strain is change in length by original length. This is the strain. So we all familiar with this term stress and strain. So this is not new to everyone. This is the not new to everyone. This is new to all. Now, in this slide, we can see the standard tensile test piece. So, before we start discussing about the stress and strain diagram, we need to know how stress and strain be generated in a particular metal. Because we why we studied about the uh, characteristics of metal, because whenever going to study or doing with casting, forging, welding, so we need to know the properties of material. So in order to verify the property of a material, we need to check the stress and strain diagram of this particular material. So without knowing the stress and strain diagram, we cannot run. So we need to know the stress and strain diagram. So हमको जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसे एक मटेरियल में फॉर्म होता है. सो कैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर्म होता है उसको हम जानेंगे. पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्लाइड की लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन दिया हुआ है, वो स्पेसिमेन का दो एंड में थोड़ा सा विथ ज्यादा है. इसका कारण क्या है? इसका कारण जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है जो राइट साइड में दिया हुआ है स्लाइड में, वो उसका जो जॉ है ना, वो उसको पकड़ने के लिए वो बनाया गया है. उसका और फंक्शन नहीं है, ये जो ऐसे ही बना हुआ है. और हम करते क्या है, ये एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया हुआ है जो हमेशा लिया जाता है. अब अगर लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ, एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया जाता है, उसके ऊपर ही हम लैब करते हैं. उसके ऊपर भी इसके ऊपर ही हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो पहले क्या करते हैं, पहले एक स्पेसिमेन लेते हैं माइल्ड स्टील का, और स्पेसिमेन लेने के बाद हम एक जो जॉ है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, उसको दो साइड में लगाया जाता है और इसके ऊपर धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जाता है. सडन लोड नहीं, ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जाता है. उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम जो चेंज कैसे करता है उसको हम जानेंगे. दूसरी साइड में जा रहे हैं कि उसको जानना जरूरी है. देखिए, ये बेसिकली होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम. इसको हम पूरे ध्यान के साथ समझेंगे. उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है होता है. सो ये जो डायग्राम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, ये वन बाय वन स्टेप वाइज मैं इसको इलाबोरेट करने का कोशिश करूंगा. पहले होता है कि ओ से ए तक लेकर प्रोपोर्शनल लिमिट होता है. प्रोपोर्शनल लिमिट की क्या होता है, उसके पहले हम डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा देंगे. देखिए कैसा हो रहा है. ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है उसका ओ ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, ए होगा इलास्टिक लिमिट, बी होगा यील्ड स्ट्रेस पॉइंट और अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, एंड सी होगा लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, एंड डी होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट, और ब्रेकिंग, और ई होगा ब्रेकिंग और रेप्चर पॉइंट. कैसे ये बन रहा है, ये फिगर कैसे बन रहा है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये देखिए, ये जो मैंने जो पहले बताया कि ओ से लेकर ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, वो कहाँ से आया. हम सभी लोग जानते हैं हुक्स का एक स्टेटमेंट था, हुक्स का लॉ था. वो क्या स्टेट किए थे, वो स्टेट किए थे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू अ प्रोपोर्शनल लिमिट. सो वहां से हम पता लगा सकते हैं फ्रॉम द हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वहां पे लिखा हुआ है. और उसके बाद स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू द एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगता है जो हम यंग मॉड्यूलस, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ पे यंग मॉड्यूलस. तो हम लॉ को अगर फॉलो करेंगे तो हमको पता चला कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ पे दिया हुआ था ओ ए तक हम अगर मटेरियल पे लोड ग्रेजुअली दे रहे हैं, तो ये अब जितना हम लोड देंगे इतना ही हमारा चेंज इन लेंथ होगा. हम डायग्राम से देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे स्ट्रेस दे रहे हैं वो मटेरियल के ऊपर, जिस रॉड के ऊपर, माइल्ड स्टील के ऊपर, धीरे धीरे उसका चेंज इन लेंथ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसी एक लीनियर फॉर्म में
जा रहा है स्ट्रेट फॉर्म में, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये भी जो इक्वेशन है सिग्मा इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा ई प्लस सी, कांस्टेंट वहां पे नहीं है, कांस्टेंट 0 पकड़ लीजिए, तो एक लीनियर इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये एक लाइन फॉर्म करेगा। तो वो ओ से स्टार्ट करके ए तक गया, ये आपका हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। और ए हो गया इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक क्या होता है हमको सबको पता होता है, उसके फिर भी अगर पता नहीं होगा तो बाद में लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट एंड ऑल अबाउट दैट। सो ये हो गया हमारा ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में ये हो गया बी क्या था, बी था यील्ड स्ट्रेस पॉइंट और अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। अब जब ओ से लेके ए तक हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया और ए हो गया हमारा इलास्टिक पॉइंट। जब इलास्टिक पॉइंट को क्रॉस करता है किसी भी मटेरियल, तभी उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तभी मैंने ये देखिए जो स्लाइड का एकदम निचले हिस्सा में दिया हुआ है, जब ओ से लेकर ए तक जब मटेरियल के ऊपर लोड पड़ रहा था, तब उसका नॉर्मल ग्रेन साइज देखिए कि ठीक ठाक है, उसका ग्रेन ग्रेन कंसेंट्रेशन हर एक हिस्से में सही हो रहा है। पर जब ए से लेकर बी तक जा रहा है, उसका पर ए से लेकर जब बी तक जा रहा है, मतलब उसके बाद इलास्टिक लिमिट खत्म करके जब वो प्लास्टिक लिमिट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके ए से लेकर बी तक जो डायग्राम, उसका जो मटेरियल के अंदर जो ग्रेन साइज होगा, उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा। और यील्ड का ग्रेन कैसा होगा, देखिए राइट साइड में मैंने ग्रेन का साइज आपको दिखाया है। देखिए नॉर्मल साइज में नॉर्मल ग्रेन का जो कॉन्सेंट्रेशन था किसी भी मटेरियल में, उसके ऊपर जैसे भी लोड बढ़ रहा है और उसके अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो पर्टिकुलर मटेरियल का, वो धीरे धीरे कम रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोड दे रहे हैं। जितना हम लोड दे रहे हैं उतना ही उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स वो कम रहा होगा। क्यों कम रहा होगा, क्योंकि हम लोड दे रहे हैं और उसके अंदर वो जो चेंज इन लेंथ हो रहा होगा, वो जो ड्रॉन इनटू वायर हो रहा होगा, इसीलिए उसका लेंथ बढ़ रहा होगा। और लेंथ बढ़ने के कारण उसका जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स था वो धीरे धीरे कम रहा होता है। अब जब वो धीरे धीरे कम रहा होता, तो हम अगर थोड़ा सा भी फोर्स उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर प्रयोग करें, तो उसका थोड़ा सा भी देखिए वो जो स्टेज में जो डायग्राम दिया हुआ है, वो देखिए 1 से 2 में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। पर देखिए जो स्ट्रेन का जो 1 से 2 में जो चेंज हुआ है, वो जो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि 1 से स्ट्रेस में 1 से 2 के जाने के लिए हम थोड़ा सा ही फोर्स प्रयोग किए हैं, पर स्ट्रेन में देखिए 1 से दोनों 2 जो जा रहा है वो बढ़ा जा रहा है। पर हम ये यहीं से हम बता सकते हैं कि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स था वो धीरे धीरे कम रहा होता है। और धीरे धीरे कमने के बाद उसके अंदर जो मटेरियल होगा, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वो धीरे धीरे कम रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स था वो कम रहा होता है। रेजिस्टिव फोर्स कमने के लिए क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा भी अगर फोर्स प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके लिए वो थोड़ा सा फोर्स प्रयोग करने के लिए उसका जो चेंज इन लेंथ हो रहा होगा, वो चेंज इन ह्यूज हो रहा होगा। अब देख सकते हैं इस डायग्राम में, तभी वो ए से बी तक अपर यील्ड पॉइंट हो गया। तो ये इतना तक हम डायग्राम को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद सी जो जा रहा है वो लोअर यील्ड पॉइंट। क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि वो जो लोअर यील्ड पॉइंट में जब जा रहा है, अपर यील्ड में जो मटेरियल का जो कंसेंट्रेशन था और इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन जो फोर्स था वो कम कम गया होता है। अब अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है मटेरियल के अंदर, वो अगर कम गया होगा, तो आ, सही सी बात है, ये नॉर्मल बात है कि अगर उसका रेजिस्टिव फोर्स कम गया होगा, तो हम जितना भी थोड़ा सा भी अगर फोर्स प्रयोग कर दे उसके ऊपर, तो इसके लिए उसका चेंज इन लेंथ और उसका स्ट्रेन जो होगा वो बहुत 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 बड़ा होगा। तो हम देख सकते हैं कि 2 से जब 1 में गया है, हम वो ही सेम ही फोर्स अप्लाई किए हैं, पर देखिए उसके लिए हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ा सा चेंज हो गया है। और जो लोअर यील्ड पॉइंट है वो नीचे आ गया है। मतलब उसके अंदर हम अगर थोड़ा सा भी कम फोर्स देते हैं, उसके लिए चेंज इन जो लेंथ है वो बहुत बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, वो जो ग्रेन जो स्ट्रक्चर है वो जो मटेरियल का, वो अभी चेंज हो गया होता है।
अभी चेंज होने के दौरान इसका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत कम गया होता है। अब अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अगर कम गया होगा तो सीधी सी बात है वो रेजिस्टिव और रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होगा, और रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हो तो थोड़ा सा भी हम उसके ऊपर फोर्स प्रयोग कर रहे होंगे तो वो चेंज इन लेंथ उसका बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हम फोर्स कम कर रहे हैं पर उसका चेंज इन लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम जो सी जो पॉइंट है इसका वो लोअर यील्ड पॉइंट हो गया। उसके ऊपर हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है वहां पे दिख रहा है कि डी पे दिया हुआ है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। वो स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है कि सर सी में तो जब यील्ड पॉइंट नीचे आ रहा था वो अचानक से बढ़ कैसे गया, वो बढ़ने का कारण कैसा हो गया, वो बढ़ क्यों रहा है? वो बढ़ रहा है इसीलिए कि जब भी क्या होता है, अभी जो हम जो मटेरियल कंसीडर करते हैं ऐसे ही हम किताब में लिखते हैं कि वो होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक होता है, पर वास्तव में ये नहीं होता। किसी भी मटेरियल होमोजीनियस आइसेंट्रोपिक ऐसा नहीं होता। तो नहीं होने के दरुन क्या होता है, उसका जो कंसेंट्रेशन है ना, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का और इंटरमोलिकुल का, वो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम होता है। कि हम दूसरी पिक्चर के लास्ट में नीचे जो ग्रेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल आफ्टर अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ देखिए, जो कंसेंट्रेशन है, जो इंटरमोल कंसेंट्रेशन है जो मॉलिक्यूल का, वो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो गया होता है। क्यों क्यों होता है ये क्योंकि हम किताब में लेके चलते हैं कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस होता है, पर वास्तव में और रियल लाइफ में किसी भी मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक होना संभव नहीं है। तो इसीलिए किसी भी पार्ट में वो मटेरियल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और किसी पार्ट में वो मटेरियल का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद जो मटेरियल जो होता है उसके मटेरियल के अंदर एक न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर हो जाता है। वो न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर क्या करता है, वो न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर क्या करता है, उस मटेरियल को एक और स्ट्रेन दे देता है, जिस स्ट्रेन के दौरान दौरान हमको क्या करना पड़ता है और उससे ज्यादा फोर्स प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए ये कार नीचे आके फिर ऊपर जा रहा होता है। अब जब डी तक जाता है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हो जा रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, उस सॉरी उसके 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 बाद एक मिनट, उसके बाद क्या हो जा रहा होता है, उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद वो उसके बाद हम अगर अप्लाइड फोर्स को और भी बढ़ाते चले जाएंगे, उसके बाद ब्रेकिंग आ जाएगा। ये होगा उसके ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद वो टूट जाएगा और उसको हम बचा नहीं पाएंगे। ये था ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। आई होप कि जैसे मैं समझाया समझ में आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में और मुझे फोन करके बता सकते हैं कि मैं उसके लिए एक बार उसका डाउट मैं क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स के जो वेरियस प्रॉपर्टी हम जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ रहे होते हैं, व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी, अभी हम इस जो स्लाइड में आ रहा है सभी मटेरियल का प्रॉपर्टी, इसके स्लाइड के दौरान हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है एक मटेरियल के अंदर। यहाँ पे इस स्लाइड में हम देख रहे होते हैं कि मटेरियल के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हमको जानना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन नॉट manufacture or we cannot run various processes. So we have to have, we must have know all these properties. वो properties क्या होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, टफनेस, रेजिलियंस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, क्रीप, एंड देन मेलिएबिलिटी और मेसिनेबिलिटी एंड देन fatigue. This is all the properties of material that we have to have understand. So the first property is what is strength of a material. So strength of a material कैसे हम पहचानेंगे किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है? हम ये तो जानते हैं कि वेरियस मटेरियल का डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट स्ट्रेंथ होता है, ये हम जानते हैं। ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जहाँ से हम जान सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल क्या डिफरेंट स्ट्रेंथ होता है। पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। ऐसे भी जो हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं उसके बाद सबको समझाने की कोशिश करेंगे। पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज अ एबिलिटी
to withstand an applied load under a fatigue or a plastic deformation. क्या बोल रहा है? बोला है कि हम अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड दे रहे हैं, वो मटेरियल अगर कैरी करता है विदाउट फ्रैक्चर और विदाउट फेलियर, उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ बोलते हैं. कैसे? हम समझेंगे. देखिए इस स्लाइड में देखेंगे, एक आयरन का स्पेसिमेन मैंने लिया है. देखिए पहले हम लोड दिए हैं, 100 न्यूटन का लोड दिए हैं, पहले दिए हैं. अब स्पेसिमेन वो फेल नहीं कर रहा है. उसके ऊपर हम 150 न्यूटन दे रहे हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं कि नहीं, मटेरियल नहीं फेल कर रहा है. और उसके बाद हम जब 2000 दे रहे हैं, उसके हम देख रहे हैं कि हाँ, अब 2000 देने के बाद जो मटेरियल था, वो जो मेरा जो स्पेसिमेन था, वो अब धीरे धीरे बेंडिंग होना शुरू हो गया है. और उसके हम 2000 से न्यूटन लेकर हम 250 न्यूटन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हाँ, 250 लोड देने के साथ साथ ही वो जो मटेरियल था वो ब्रेक कर रहा है, वो फेल कर रहा है. तो ये से हम पता लगा सकते हैं कि so that the material of iron strength of iron material is 100 to 150 न्यूटन. तो ये मैंने एक एजम्पशन लिया है, जो 100 न्यूटन नहीं है, वो उससे ज्यादा है. पर हम समझाने के लिए मैंने एक ये डायग्राम लिया है टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड. सो सो ऐसे ही हम स्ट्रेंथ को पता लगा लिया. कैसे? कि हम अगर किसी स्पेसिमेन को 100 न्यूटन दे रहे हैं, वो नहीं ब्रेक कर रहा है, 150 दे रहे हैं, नहीं ब्रेक कर रहा है, पर हम 200 दे रहे हैं, वो बेंड हो रहा है. मतलब हमको सेफ जोन में जाना है और उसका स्ट्रेंथ बताना है कि 100 से 150 न्यूटन तक ये उसका स्ट्रेंथ है. सो अब हम पता लगा लिए व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल. Now the elasticity, very important. What is elasticity? Elasticity is nothing but is a property of a material by which a material regain its original shape and size when we withdraw the external force. पहले हम देख लेते हैं कि हाँ, इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है. डेफिनेशन दिया हुआ है, इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी. डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सा होता है? रिजिड बॉडी कौन सा है और डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सा है? रिजिड बॉडी ये है, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये है जिसको हम लोग कभी भी बेंड नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते, यह है रिजिड बॉडी. पर डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सा होगा? डिफॉर्मेबल बॉडी जिसको हम फेल कर सकते हैं, जिसको हम बेंड कर सकते हैं, जिसको हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये होगा डिफॉर्मेबल बॉडी. तो इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी. कौन सा होता है डिफॉर्मेबल बॉडी? स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, वुड, क्रिस्टल, ये सब होता है डिफॉर्मेबल बॉडी. टू रेजिस्ट डिस्टोरिंग इफेक्ट and return to its original shape and size when the influence of force is removed. ऐसे पता ले, जैसे हम जो पिक्चर में देख रहे हैं, एक इलास्टिक है, इसका हम पकड़ रहे हैं, पकड़ कर छोड़ दे रहे हैं, तो वो जो इनिशियल जो इसका शेप था वो रिगेन कर ले रहा है. यही है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल. तो कैसे पता चलेगा हमको इलास्टिसिटी, किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी कितना है? और एक स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर इसको क्वेश्चन करते हैं कि आयरन और स्टील और रबर में किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो स्टूडेंट लोग बताते हैं कि रबर का इलास्टिसिटी ज्यादा है. पर ये है नहीं, क्योंकि हम स्टील स्पेसिमेन को बहुत सी न्यूटन और बहुत सी फोर्स अप्लाई करने के बाद वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर रिगेन कर रहा है. पर इलास्टिक को हम कितना न्यूटन कितना फोर्स दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा होगा 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और उसके ज्यादा हम नहीं दे रहे ये पाएंगे, वो ब्रेक कर जाएगा. तो इसीलिए जो स्टील होता है उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा प्लास्टिक इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है एक रबर से. So ये हो गया all about the elasticity. Now we are discussing about the plasticity. What is plasticity? इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसका विपरीत होगा प्लास्टिसिटी. क्या होगा? देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं. डेफिनेशन बोल रहा है प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी. पहले हम बता चुके हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सा है और रिजिड बॉडी कौन सा है. टू चेंज शेप एंड साइज परमानेंटली व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड. मतलब ये बोल रहा है किसी भी स्पेसिमेन को हम फोर्स दे रहे हैं. पहले हम अगर एग्जांपल लेते हैं, किसी भी स्टील को हम ले रहे हैं, उसके ऊपर 100 न्यूटन दिया, 200 न्यूटन दिया, वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा है. पर इसके ऊपर हम जब दे रहे हैं 250 न्यूटन दे रहे हैं, वो 300 न्यूटन दे रहे हैं, उसके बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को उसका रिगेन नहीं कर पा रहा है, वो फेल हो जा रहा है ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने में.
तभी जो प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है तभी बोलते हैं प्लास्टिसिटी। वो पास में वो डायग्राम आप देख सकते हैं, इलास्टिसिटी का दे दिया होता है और प्लास्टिसिटी का दे। इलास्टिसिटी में देख रहे हैं कि जो शेप है वो फिर से वो रिगेन कर रहा है, पर प्लास्टिसिटी में देखिए एक हम ऐसा फोर्स दे दिए हैं जो फोर्स ऐसा हो गया कि वो इलास्टिसिटी को क्रॉस करके प्लास्टिसिटी में पहुंच गया होता है और वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा होता है। तो और उसके वो नीचे आप देखिएगा एक पतला सा इंसान है, वो जब वहां पे लेट रहा होगा और बैठ रहा होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं हो रहा है, वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा होता है। बट अब जो दाएं तरफ जो मोटा इंसान जब उसके ऊपर पड़ रहा होता है, देखिए वो जो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके प्लास्टिक जोन में चला गया होता है और उसका प्लास्टिक जोन में चला गया होता है, इसीलिए वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा होता है। इसको हम इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। आई होप कि अब सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के। अब देखिए हम उसके डिफरेंस पहचानेंगे, व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज प्लास्टिसिटी, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू resume its original shape after being stretched or compressed। मतलब हम पहले जो बोल चुके हैं उसका प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच द मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ये हम बता चुके हैं। और प्लास्टिसिटी में क्या बोल रहा होता है, प्लास्टिसिटी में बोल रहा होता है प्लास्टिसिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ बीइंग इलास्टिक शेप्ड ऑफ मोल्डेड। मतलब ये होता है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच अ मटेरियल completely permanently change his shape and size when we applied or remove sorry when we apply remove the external force। वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके प्लास्टिक लिमिट में पहुंच गया होता है, जो इसके दौरान वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा होता है। वही वहां पे पहली पॉइंट पे दिया होता है। दूसरी पॉइंट पे क्या दिया होता है देखेंगे, डिफॉर्मेशन इज रिवर्सेबल। उसका जो डिफॉर्मेशन हो रहा था वो जब हम एक्सटर्नल फोर्स को जब हटा देंगे तभी वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगा और वो रिवर्सेबल होगा। लेकिन डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी में जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट होगा, हम उसको और चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है मटेरियल शोइंग इलास्टिसिटी हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ये हम वो इजी पॉइंट है बिकॉज इलास्टिक मटेरियल always showing elastic property, you all know that, and the material showing elasticity do not have the elastic property। ये पता होगी कि जो प्लास्टिक मटेरियल है वो कभी इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो नहीं शो करेगा। ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है। उसके बाद बोल रहा है देखिए आप, मटेरियल शोइंग इलास्टिसिटी डू नॉट ब्रेक क्विकली अपार्ट व्हेन स्ट्रेच। देखिए हम अगर किसी भी ये पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे। हम अगर जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम वो दिखाए थे, क्या दिखाए थे, ओ से लेके ए तक वो प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक हो रहा था वो हो गया हमारा इलास्टिक पॉइंट। अब जब हम ओ से लेके ए तक हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तभी वो मटेरियल उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन क्यों कर रहा था, बिकॉज वो हुक्स लॉ का मेंटेन कर रहा था और उसके अंदर वो इलास्टिक प्रॉपर्टी था जो रिगेन कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये ब्रेक होने के आगे आगे वो बता देगा कि हाँ वो अभी ब्रेक होने वाला है, वो मटेरियल बोल देगा। लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल है वो प्लास्टिक मटेरियल का क्या हो रहा है, प्लास्टिसिटी क्या हो रहा है कि इलास्टिक जो लिमिट है वो क्रॉस करके हम प्लास्टिक रीजन में जा रहे हैं। वो रीजन में कब जा रहे हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम में देख चुके हैं पहले से। तो वो ये क्या होगा, वो ब्रेक होने से पहले कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा। यही पॉइंट वो यहाँ पे बता रहा है। और लास्ट में बोल रहा है मटेरियल दैट कैन रिवर्सली डिफॉर्म टू अ हाई एक्सटेंट। वो इजी पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट था और जो ये पॉइंट है वो इजी है। वो हाई एक्सटेंट तक रिगेन कर देता है। मतलब जो पहले इनिशियल प्रॉपर्टी जो था उस पर्टिकुलर मटेरियल का, वो ही आफ्टर बीइंग मटेरियल इज रिमूव वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगा। थोड़ी बहुत हेर फेर होगा पर वो प्रॉपर्टी सेम होगा, 99 पॉइंट उसका सेम होगा।
पर प्लास्टिसिटी में वो नहीं होगा, वो 99 पॉइंट नहीं होगा भाई, 1% होगा। तो ये था बेसिकली इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी का डिफरेंस। हम बढ़ जाते हैं पहली अगली स्लाइड में। उसके बाद स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट हमेशा हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए स्टिफनेस, पहले हम डेफिनेशन जानेंगे स्टिफनेस क्या होगा हो रहा है, उसके बाद हम इलेबोरेशन पार्ट में जाएंगे और समझेंगे देखेंगे एंड कैसे इजी वे में हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। देखेंगे पहले क्या होता है। स्टिफनेस क्या बोला है, स्टिफनेस इज द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इन रिस्पांस टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब बोल रहा है कि इट इज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ, ये बोल रहा है स्टिफनेस। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है स्टिफनेस का। स्टिफनेस जो होता है उसका रिवर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे कैसे हम अगली स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। देखिए ये होता है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए स्टिफनेस का देखिए अप्लाइड फोर्स बाय डिफॉर्मेशन दे रहा होता है, और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा अप्लाइड फोर्स न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर एमएम होगा। पहले देखिए हम हम लेफ्ट साइड में एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं, स्प्रिंग का डायग्राम ड्रॉ किए हैं। एक छोटा स्प्रिंग है और दाएं तरफ एक बड़ा स्प्रिंग है। देखिए छोटा छोटा स्प्रिंग हम 100 न्यूटन दे रहे हैं, और बड़ा जो स्प्रिंग है वहां पे भी 100 न्यूटन अप्लाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है देखिएगा, उसका जो स्टीफनेस है, स्टीफनेस का डेफिनेशन डेफिनेशन हम पता पता किए हैं कि अप्लाइड फोर्स बाय डिफॉर्मेशन। अप्लाइड फोर्स कितना दिए हैं, 100 न्यूटन दिए हैं, और डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, सोचेंगे वो जो स्मॉल जो वो जो छोटा सा जो स्प्रिंग है उसका डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, उस डिफॉर्मेशन 10 mm हुआ है। तो हम वहां से स्टिफनेस निकाल सकते हैं 100/10 इक्वल्स टू क्या निकला है, 10 न्यूटन पर mm। इसका मतलब ये पता चला है वो जो छोटा सा स्प्रिंग था उसका स्टिफनेस क्या था 100 न्यूटन पर mm। पर जो बड़ा सा स्प्रिंग था उसका क्या होगा, उसका हम निकलने जाएंगे तो डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू होगा 100, अप्लाइड फोर्स हम 100 दिए हैं, और उसका जो डिफॉर्मेशन हुआ है बहुत ही स्मॉल हुआ है और नेग्लिजिबल हुआ है, और सोच रहे हैं कि हम कंसीडर कंसीडर किए हैं कि 1 mm। तो उसका जो स्टिफनेस है वो 100 न्यूटन पर mm पता चल गया। ऐसे होता है कि वास्तव में क्या होता है, हम देखें कि जो पेन में जो स्प्रिंग होता है वो उसका जो स्टिफनेस होता है उसका बहुत स्टिफनेस बहुत ही कम होता है, पर जो रेलियो में जो लोकोमोटिव में जो स्प्रिंग दिया हुआ होता है उसका स्टिफनेस बहुत बहुत ज्यादा होता है। और यही वजह है, और यही इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं कि किसका स्टिफनेस ज्यादा है और किसका स्टिफनेस कम होता है। और उसके बाद हम आएंगे फ्लेक्सिबिलिटी में। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसका विपरीत, उसका रिवर्स होता है, मतलब स्टिफनेस का रिवर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, डिफॉर्मेशन बाय अप्लाइड फोर्स। तो उसका यूनिट क्या होगा, कंप्लीटली रिवर्स होगा, न्यूटन मीटर पर न्यूटन और होगा mm पर न्यूटन। और उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी का 10 और 100/1/10, मतलब 0.1 mm पर न्यूटन। एंड द बड़ा सा स्प्रिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, 1/100 यानी 0.001 mm पर न्यूटन। सो ये था बेसिकली स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। अब आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस का डिफरेंस क्या होगा, और कैसे हम पहचानेंगे क्या है फ्लेक्सिबिलिटी और क्या है स्टिफनेस। बढ़ जाते हैं हम अगली स्लाइड में। अगले स्टाइल में दिया होता है डक्टिलिटी एंड द मेलिएबिलिटी। डक्टिबिलिटी क्या होता है, डक्टिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which a material can easily drawn into a wear when we apply it a tensile force or tensile load। हम अगर स्लाइड में देख रहे होंगे आप, जो रॉड दिया हुआ है वो रॉड देखिएगा, हम उसके ऊपर टेंसिल फोर्स जब दे रहे होते हैं, दोनों साइड से हम टेंसिल फोर्स जब अप्लाइड कर रहे होते हैं, तभी वो क्या हो रहा होता है, वो जब उसका जो लेंथ हो रहा होता है वो लेंथ बढ़ रहा होता है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कम रहा होता है। वही वही प्रॉपर्टी जो मटेरियल का है, जो हम अगर टेंसिल फोर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे
उसका लेंथ में इंक्रीज होगा और विड्थ में डिक्रीज होगा, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। क्योंकि डेफिनेशन ही यही बोल रहा है, डक्टिलिटी इज ए कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू अ वेयर विदाउट फ्रैक्चरिंग। कि फ्रैक्चर नहीं करके जो उसका जो कैपेबिलिटी है, जो थीन वेयर में हो जाने की, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आप देख रहे हैं कि हम अब जो रूलिंग पढ़ेंगे, रूलिंग में वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और भी क्लियर हो जाएगा कि डक्टिलिटी कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी हम पहले ये पता लगा लें, फिर बाद में जब रूलिंग प्रोसेस करेंगे तभी वो डक्टिलिटी पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अभी डक्टिलिटी के बाद हम आते हैं मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी क्या होता है? Malleability होता है, it is a ability of a material or it is a property of a material by which a material is drawn into a thin sheet easily। मतलब किसी भी मटेरियल को हम अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स दे रहे हैं, हम डक्टिलिटी में क्या दे रहे हैं? डक्टिलिटी में टेंसाइल लोड दे रहे थे, पर मिलिएबिलिटी में उसका उसका रिवर्स दे रहे होंगे। मिलिएबिलिटी में क्या दे रहे होंगे? मिलिएबिलिटी हम लोग शियर स्ट्रेंथ, सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी, मिलिएबिलिटी में हम दे रहे होंगे कंप्रेसिव फोर्स। अब अगर हम कंप्रेसिव फोर्स दे रहे होंगे तभी जो मटेरियल होगा वो थिन शीट में क्रिएट हो रहा होता। इसी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, the ability of a material to be drawn into a thin sheet is called a malleability। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो हैमर से किसी भी मेटल को हम अगर कंप्रेसिव फोर्स दे रहे होंगे, वो पतला से पतला और भी पतला पतला चला जा रहा है। वो जो पतला से और भी पतला होता चला जा रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं malleability ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। वो malleability वो मटेरियल की वेरियस मटेरियल में malleability वेरियस होता है। जैसे हम गोल्ड का malleability बहुत अच्छा होता है as compared to the aluminum, as compared to the cast iron, as compared to the mild steel। पर डक्टिलिटी में अगर बात करेंगे तो गोल्ड से माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, उसका जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है बहुत बहुत अच्छा होता है। सो वेरियस मटेरियल हैज अ वेरियस प्रॉपर्टी एंड उसका उसका डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉपर्टी उसके ऊपर शूट कर रहा है और कौन सा प्रॉपर्टी में वो सुइटेबल है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द डक्टिलिटी एंड द मेलिएबिलिटी। क्या क्या डिफरेंस है डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में, हम उसके ऊपर डील करने जा रहे हैं। डक्टिलिटी क्या बोल रहा है? वो जो पहले जो डेफिनेशन था, उसकी डेफिनेशन वो पहली वाला स्लाइड में पहली वाला पॉइंट में दिया हुआ है। पहले वाला पॉइंट में क्या दिया हुआ है डक्टिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टेज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। मैंने पहले बताया आप लोगों को कि टेंसाइल स्ट्रेस हम जब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जांच कर रहे होते किसी भी मटेरियल का, तब हम टेंसाइल लोड दे रहे होते हैं। टेंसाइल लोड क्या होता है? टेंसाइल लोड एक दोनों से विपरीत होता है। जो लोड एक दूसरी से विपरीत होता है उसको हम टेंसाइल लोड बोलते हैं। अब सबको पता है, क्योंकि सॉम थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके होते हैं। पहला प्रॉपर्टी हो गया हम लोगों को। एंड द मिलिएबिलिटी क्या बोलेंगे? मिलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच अ मटेरियल कैन ड्रॉन इनटू अ थिन शीट इजीली इज कॉल्ड द मिलिएबिलिटी। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या दिया होता है? डक्टिलिटी मटेरियल कैन बी रोल्ड इनटू अ वेयर। मैंने बोला कि हम जो रोलिंग प्रोसेस करेंगे जब, तब पता चलेगा कि कैसे हम रोलिंग प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करके हम थिन पतला पतला वेयर निकाल रहे हैं, तभी जो को पता चलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मिलिएबिलिटी में ये पॉइंट क्या दिया रहता है। मिलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल कैन बी रोल्ड इनटू अ शीट। वो जो अभी मैंने बोला थिन शीट में, पतला पतला शीट में वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बोलते हैं मेजर्ड बाय बेंटेज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए, डक्टिलिटी मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। आप जब लैब में जाएंगे, तभी लैब जब करेंगे तभी पता चलेगा कि डक्टिलिटी मेजर करने के लिए बेंट टेस्ट होता है। कभी कभी हम तो बेंट टेस्ट किए हुए हैं हमारे कॉलेज में, हम जब पढ़ रहे होते थे। और मेजर्ड बाय द एबिलिटी ऑफ द विस्टन प्रेशर। ये जो विस्टन प्रेशर है वो कभी कभी किया जाता है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा विस्टन प्रेशर हम घर में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है ये। और या उसका जो लास्ट पॉइंट होता है इफेक्टेड बाय द ग्रेन साइज एंड इफेक्टेड बाय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट है वो समझने वाला पॉइंट है। व्हाट इज इफेक्टेड बाय द ग्रेन साइज एंड इफेक्टेड बाय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट?
ये देखिए, ये मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए समझने के सुविधा के लिए आप लोगों का। देखिए, इफेक्टेड बाय द ग्रेन साइज। ग्रेन साइज क्या होगा? ग्रेन साइज क्या होगा? अब अगर मीन्स ऑफ टेंसाइल फोर्स, ये देखिए ये दोनों तरीके से टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये किसी भी मटेरियल के अंदर की जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, ये हम मैंने दिखाई है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, पर सोच लिए कि हाँ ऐसे ऐसा था किसी मटेरियल के अंदर 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 था ऐसा। अब अगर हम टेंसाइल लोड दे दिए उसके अंदर, तो क्या हुआ गया वो उसका तो लेंथ तो बढ़ गया, लेंथ बढ़ा और क्रॉस सेक्शन कम गया, और लेंथ बढ़ गया और क्रॉस सेक्शन जब कम गया, तभी ग्रेन स्ट्रक्चर उनका कम गया। ग्रेन स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो गया, ग्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जिसके दौरान क्या हो गया वो उसी इसीलिए बोल रहा था इट इज इफेक्टेड बाय द ग्रेन स्ट्रक्चर। कहाँ पे बोल रहा था? बोल रहा था डक्टिलिटी में। अब अगर हम इफेक्टेड बाय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब हम जानते हैं, आप सभी लोग पढ़ते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब जानते हैं। और यहाँ पे अगर हम कॉम्प्रेसिव लोड दे रहे हैं उसके ऊपर कितना सा वो जो पर्टिकुलर मटेरियल में वॉइड होगा, उसके कैसे पता चलेगा? पता चलेगा इसके कारण से, किसके? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने से। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके मटेरियल के कितने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्चर कितना है, उसके मतलब कितना वॉइड है, ये सब जांच करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल हम लोग लिए हैं उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करेगा पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। और हम जब काम कर रहे होते हैं और पर्टिकुलर मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, उसका जांच करने के लिए हम अफेक्टेड बाय द क्रिस्टल साइज जांच करते हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होता है कैसे वो ये हो रहा होता है। उसके बाद हम पता कर रहे होंगे व्हाट इज टफनेस एंड बेसिकली ये भी मैंने देखा है कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, टफनेस और हार्डनेस में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाते हैं उन लोगों के बीच। मैं कोशिश करूंगा आप लोग के डाउट यहीं पे सॉल्व करने के लिए। पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे कैसे टफनेस और हार्डनेस हमारे रियल लाइफ में काम करता है। सोचिए कि हम जो मिरर से हमारा फेस वो देखते हैं, वो बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? उसके ऊपर अगर हम स्क्रैच करना चाह रहे होते हैं, और उसके ऊपर हम लोग अगर पेनिट्रेट करना चाह रहे होते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डेस्ट मटेरियल है। क्यों हार्डेस्ट मटेरियल है? बट उसके अगर थोड़ा सा भी टेंसाइल फोर्स और थोड़ा सा भी कंप्रेसिव फोर्स थोड़ा सा भी दे देंगे, वो ब्रेक कर जाएगा। यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं? क्योंकि जो जो मिरर एक हार्ड मटेरियल है, लेकिन वो एक टॉप मटेरियल नहीं है। टॉप मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम उसके ऊपर जब फोर्स दे रहे होते हैं, कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स, वो जो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स को अल्टीमेटली वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है। वो जो मटेरियल है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, वो टॉप मटेरियल नहीं होता। टफनेस उसका बिल्कुल भी नहीं होता, पर उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम पहचानेंगे, तो किसी भी कार का जो पहला वाला जो शीशा होता है, वो टॉप मटेरियल होता है, वो टफनेस उसका ज्यादा होता है। क्योंकि हम अगर पत्थर उसके ऊपर गिरा दे और किसी भी एक्सीडेंट अगर हो जाए, तभी क्या होता है? तभी वो शीशा खुद एनर्जी को, मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो और जो टेंसाइल स्ट्रेस हो, वो खुद के अंदर वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो एनर्जी को, और खुद ब्रेक हो रहा होता है। पर वो टूट जा रहा होता है। पर वो जो मिट्टी है और जो जो किसी भी एक्सीडेंट में हो, वो जो अंदर वो नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि जो कार का जो सामने वाला जो शीशा है, वो टॉप मटेरियल है, और हमारा जो मिरर है वो एक हार्ड मटेरियल है। उसके बाद हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत आसान होगा हम लोगों को पहचानने में और समझने में। देखिए क्या बोल रहे हैं। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी और और सॉरी प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। और एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, देखिए। टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी sorry absolutely sorry toughness is the amount of energy per unit volume that a material can absorb before rupture। मतलब ये बोल रहा है कि किसी भी मटेरियल उसका कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, ये होता है टफनेस। और वो जो डायग्राम वहां पे दिखा रहा होता है, यहाँ पे देखिए, वो डायग्राम में देखिए,
आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो डायग्राम दिया हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे टेंजेल स्ट्रेन है और वहाँ पे टेंसेल स्ट्रेस है, टेंसेल स्ट्रेस है। अ, और तो देखिए कि वो जो स्मॉल टफनेस जो मटेरियल है, स्मॉल टफ जो मटेरियल है, जो सिरेमिक मटेरियल है, वो देखिए उसका टेंजेल स्ट्रेस देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, पर जो इलोंगेशन देखिए और जो टेंजेल स्ट्रेन देखिए बहुत ही कम हो रहा होता है। पर वो जो लार्ज टफनेस जो मटेरियल होता है, जो मेटल जो होता है, वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। उसका देखिए वो जैसे टेंजेल स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, उसका जो टेंजेल स्ट्रेन होता है वो भी बढ़ रहा होता है। और जो दाहिने की तरफ जो डायग्राम दिया होता है, उसके तरफ जो दाहिने की तरफ जो डायग्राम दिया हो रहा होता है, वो देखिए वहां पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होता है। देखिए आप डायग्राम को और पिक्चर को अच्छे अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ग्लासेस का देखिए बहुत ही कम है, बहुत ग्लासेस का देखिए बहुत ही कम है। अ, और देखिए वहां पे जो वुड एंड द वुड प्रोडक्ट्स दिया होता है, वुड और वुड प्रोडक्ट्स दिया होता है, वो देखिए उसका थोड़ा बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर देखिए आप पॉलीमर दिया होता है, पॉलीमर्स का उसके बाद ज्यादा होता है कि फॉर्म्स का ज्यादा होता है, रबर का ज्यादा होता है, मेटल एंड एलॉय का उससे भी ज्यादा हो रहा है, कॉम्पोजिशन का और भी ज्यादा होता है। ठीक ठाक हो रहा होता है। उसके बाद देखिए रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या बोल रहा है? रेजिलियंस देखिए, रेजिलियंस होता है, पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। रेजिलियंस होता है कि पहले हम देखते हैं कि रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस ये होता है कि कितने कितने पॉइंट तक, कितना सर्टेन पॉइंट तक वो उस एनर्जी को स्टोर कर सकता है। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ से वो वहां तक वो एनर्जी को स्टोर कर सकता था, उसके बाद वो एनर्जी को स्ट्रेस नहीं कर पाएगा, वो फेल कर जाएगा। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट को हम रेजिलेंस बोलते हैं। यही है वो रेजिलेंस, रेजिलेंस का डिफिनेशन और कुछ नहीं है। उसके बाद हम डिफिनेशन में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली, द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू अ इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड द प्रूफ रेजिलेंस। मैंने जो अभी अभी जो बोला, और उसके बाद देख एंड द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। सो आप सभी को पता चल गया होता है कि रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। ये क्रिटिकल पॉइंट अप टू व्हिच अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वही होता है रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस। और सॉरी, वो होता है रेजिलेंस। और जो बॉडी होता है वो स्टोर इन अ बॉडी अप टू अ इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड द प्रूफ रेजिलेंस। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में और फोन करके बता देंगे तो मैं फिर से बता दूंगा ये क्या होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए जो अभी मैं जो बोल रहा था कि हार्ड मटेरियल क्या होता है, हार्डनेस। अभी जो मिरर और गाड़ी का अगले वाला शीशा का मैं जो एग्जांपल दे रहा होता, अभी हार्डनेस आई होप क्लियर हो रहा होता कि हार्डनेस अभी क्लियर हो जाएगा कि हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच अ मटेरियल कैन विथड्रॉ पेनिट्रेशन, इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग, नॉचिंग एटसेट्रा, इसको हम हार्डनेस बोलते हैं और कुछ नहीं। देखिए आप डायग्राम में देखिए, एक नुकीला चीज से हम उसके ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं। देखिए वो अगर वो जो उसका मटेरियल सरफेस अगर हार्ड होगा वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, अगर वो हार्ड होगा वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, सॉरी। और अगर वो हार्ड नहीं होगा तो यही हार्डनेस हम इसी बता सकते हैं। हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेज इंडिकेशन, स्क्रैचिंग, नॉचिंग एटसेट्रा, राइट। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटलनेस? इट इज अ प्रॉपर्टी by which sorry, absolutely sorry, it is a property by virtue of which a material breaks easily under tensile load without appreciable amount। मतलब जो ब्रिटल मटेरियल है ना, हम मैं तो आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो मटेरियल दो तरह के होता है, एक डक्टाइल मटेरियल होता है और एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल ये होता है जो टेंसाइल स्टेट को
टेंजाइल लोड को वो टेंजाइल लोड को कैरी कर सकता है, पर जो जो टेंजाइल स्ट्रेस में वो स्ट्रॉन्ग है और जो कंप्रेसिव फोर्स में वीक है वो होता है डक्टाइल मटेरियल। पर ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल इज समथिंग वो ब्रिटल मटेरियल इज समथिंग क्या होता है? वो कंप्रेसिव स्ट्रेस में स्ट्रॉन्ग होता है, पर टेंजाइल स्ट्रेस में बहुत ही वीक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा था, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल breaks easily under a tensile load without appreciable amount। तब पता चल गया होता है कि what is brittleness और what is the difference between the ductile material and a brittle material। मैं फिर से बता रहा हूँ, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल ये होता है जो टेंजाइल स्ट्रेस में स्ट्रॉन्ग होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस में वीक होता है। और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंजाइल फोर्स में बहुत ही वीक होता है। जैसे हम एग्जांपल अगर लें, हम अगर रॉड को ले लेते हैं, रॉड एक डक्टाइल मटेरियल है, उसके हम टेंजाइल अगर लोड अगर हम अगर दे रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो फेल नहीं करेगा। पर उसके अगर हम कंप्रेसिव लोड दे देंगे, सीआर दे देंगे, वो फेल कर जाएगा। पर एक हम हमको ईट लेंगे, बा किसी भी मेटल का पीस लेंगे, उसके ऊपर हम अगर टेंजाइल लोड देंगे तो वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। कि कंप्रेसिव देंगे तब वो ब्रेक नहीं करेगा। इसीलिए देखते हैं कि वो जो ईट होता है वो उसके ऊपर हम दोनों हाथ से अगर प्रेस करने की कोशिश करते हैं, दोनों हाथ से अगर प्रेस करने की कोशिश करते हैं तभी वो नहीं टूटता। पर ऊपर से थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर फोर्स दे देते हैं, वो इजीली ब्रेक कर जाता है। यही होता है डिफरेंस बिटवीन द डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है हम जानेंगे। क्रीप पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। इट कैन डिफाइन एज अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विथ टाइम अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस। क्या होता है कि अब अगर किसी भी चीज को बहुत दिन तक एक कांस्टेंट लोड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसके अंदर वो जो मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा होता है। वो स्ट्रेस जनरेट होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर उसके अंदर एक क्रीप फॉर्मेशन होता है। मतलब उसके अंदर फोर्स को कैरी करने की जो क्षमता है। सर एक डाउट है। यस सर, बताइए। डाउट ये है सर, फोर्स एंड प्रेशर का जो रिलेशनशिप है, हाँ। क्या इसमें इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें? नहीं सर, फोर्स नहीं अप्लाई नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब नॉर्मल जो फोर्स ले रहे हैं, बैरोमेट्रिक फोर्स ले रहे हैं, वहाँ पे ले रहे हैं F इक्वल्स टू P बाई ए। मतलब P मीन वो जो प्रेशर है, जो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर ले रहे होते हैं। और एरिया तो यूनिट एरिया और पर यूनिट एरिया हम ले रहे हैं, वो ठीक है। पर यहाँ पे जो हम एफ ले रहे हैं, सॉरी वहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो होता है, वहाँ पे जो एफ ले रहे हैं हम, सॉरी पी नहीं, एफ ले रहे होते हैं, वो होता है रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है? अब अगर किसी भी मटेरियल को हम ले रहे होते हैं, मटेरियल के अंदर हम पहले क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम फोर्स दे रहे होते हैं। फोर्स देने के कारण उसके अंदर जो मटेरियल के जो इंटरमोलिकुल जो होगा, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो जो हम जितना भी फोर्स देंगे, सेम फोर्स उसके ऊपर भी क्रिएट करेगा। मतलब वो रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर प्रयोग करेगा। उसी जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो रेजिस्टिव फोर्स को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। समझ में आ गया सर? दूसरी बार बताऊं? यस, नहीं समझ में आ गया सर। सर ये तो समझ में आ गया सर, अगला टॉपिक क्या है? कौन सा वाला सर? ये क्रिप के बाद नेक्स्ट टॉपिक फैटिग होगा। ओके सर, लेट अस स्टार्ट विद फैटिग। सर क्रीप को थोड़ा बहुत और बता देते हैं। अच्छा, श्योर। हाँ, क्रीप और एक बार मैं बता देता हूँ क्रीप क्या होता है। सो क्रीप बेसिकली है वेरी स्लो प्रोसेस और इट इज डिपेंड अपॉन द टाइम एंड टेम्परेचर एज वेल। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी मटेरियल को हम बहुत दिन से एक कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के दौरान वो टेम्परेचर के दौरान वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, बिकॉज वायुमंडल में बहुत ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो हमेशा चेंज हो रहा है। कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी स्ट्रेट हो रहा है। जो ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो अभी जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो अभी कांस्टेंट लोड लगा हुआ है और ग्रेन ऊपर नीचे हो रहा है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, कभी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। वो करने के दौरान क्या होता है, उसका जो रेजिस्टिव जो कैपेसिटी और रेजिस्टिव जो पावर है, वो टाइम के साथ साथ कम रहा होता है। तभी क्या होता है, हम जो मटेरियल के एक जो स्ट्रेन मान के चलते हैं कि 100 से फॉर एग्जांपल 100 से 150 न्यूटन तक, वो कम के वो बहुत कम जाता है और बाद में आके वो क्या करते हैं, वो फेल कर जाता है। इसी को हम क्रीप बोलते हैं। जैसे हम वो पिक्चर में देख रहे थे, किसी वो क्रीप फेलियर कैसे हो गया होता है, आप सभी देख सकते हैं, एग्जांपल्स हैं क्रीप फेलियर्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सर। उसके बाद हम चलते हैं फैटिक में। फैटिक क्या होता है? फैटिक होता है, हम इंसान को भी फैटिक हो जाता है। कैसे? हम एक बात मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूँ कि हम जितना भी कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, ये में भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट हो और साइंस का सब्जेक्ट हो, जो कुछ भी हम सीखे हैं, वो सब कुछ ही हम नेचर से सीखे हैं। नेचर क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसी को फॉलो करते हुए हम सब कुछ सीखे हैं। वो फैटिक जो है, वो भी हम नेचर से सीखे हैं। हम इंसान भी फैटिक हो जाता है। बहुत देर से किसी भी काम करते वो भी फैटिक हो जाता है। उसके अंदर जो कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह मेटल में भी फैटिक हो जाता है। कैसे फैटिक होता है? हम पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए, आ जाइए। फैटिक फेलियर इज ए फॉर्मेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स ड्यू टू अ रिपीटेटिव और साइक्लिक लोड। मोस्ट फैटिक फेलियर आर कॉज ड्यू टू अ साइक्लिक लोड। मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल के ऊपर हम साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे होते हैं। साइक्लिक लोड क्या होता है? मतलब जो लोड जो ग्रेजुअली नहीं पड़ता और कांस्टेंट नहीं पड़ता। मतलब किसी भी मटेरियल कंटिन्यूअसली 100 लोड नहीं बियर कर रहा होता है। वो कभी 80 न्यूटन बियर कर रहा है, कभी 150 न्यूटन बियर कर रहा है, कभी 200 न्यूटन बियर कर रहा है, कभी सीआर स्ट्रेस बियर कर रहा होता है, कभी टेंसियल बियर कर रहा होता है, कभी कंप्रेसिव बियर कर रहा होता है, कभी बेंडिंग बियर कर रहा होता है, बहुत बियर कर रहा होता है। जब साइक्लिक लोड उसके ऊपर पड़ता है, तभी क्या होता है, उसके ऊपर वो जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो बहुत बहुत कम जाता है। उसके दौरान क्या होता है, हम मान के चलते हैं किसी भी मटेरियल के जो लाइफ साइकिल होता है, हम जब कंपनी से किसी भी मटेरियल को लेते हैं कि इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ होता है कि ये 10 साल चलेगा। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा साइकिलिक स्ट्रेस, साइकिलिक लोड लग के उसका जो कैपेसिटी होता है फोर्स को विथड्रॉल करने का, वो कम जाता है। वो क्या होता है, वो जो उसका जो नंबर ऑफ साइकिल होता है, वो नंबर ऑफ साइकिल जब दिया हुआ होता है, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसके आगे ही ब्रेक हो जा रहा होता है, ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हम वहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए होता है। जो मटेरियल के बाहर से देखेंगे वो ठीक ठाक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और देखिए वो ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर गया? उसके अगर रिपीटेटिंग फोर्स, साइक्लिक फोर्स लग के उसका जो रेजिस्टिव फोर्स था उसके अंदर, वो कैपेसिटी था रेजिस्टिव करने का, वो बहुत कम गया होता है और वो अचानक सा ब्रेक कर गया होता है। और जो फैटिक होता है ना, वो किसी किसी मटेरियल में किसी भी इंडिकेट नहीं करता, इंडिकेशन नहीं देता, अचानक सा फेल कर जाता है। इसलिए फैटिक को बहुत कंसीडर करके हम लोग किसी भी मटेरियल को बनाते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो ये बेसिकली हो गया ऑल अबाउट द फैटिक। लास्ट में और इसी चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है, वो होता है मेशिनेबिलिटी। मेशिनेबिलिटी क्या होता है? किसी भी हम मटेरियल को अगर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है मैंने पहले भी बताया और भी बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी आर गेटिंग अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ अ मशीनरी। तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे। यूज क्या करेंगे? रॉ मटेरियल होगा हमका लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तभी हम लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को हम जब वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका शेप, साइज बेहतर होने के दौरान उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी बेहतर है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम बेहतर कर लिए, एनिल, क्वेंचिंग और स्टेम्परिंग, ये सब करके। पर उसका जो सरफेस फिनिश है, जो बाहर से दिखाई देगा, उसके वो भी सुंदर होना चाहिए। इसीलिए क्या क्या करते हैं हम, उसके ऊपर मेशिनेबिलिटी करते हैं। उसका जो बाहर का जो हिस्सा है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फाइन करते हैं, जैसे जैसे उसका प्रॉपर्टी अच्छा हो। जैसे मार्केट में उसका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है, वो उसका स्टेप ही एक होता है वैल्यू एडिशन प्रोसेस। आप अगर वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, तभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा।
इसी वजह से मेसिनेबिलिटी की जरूरत पड़ता है। और मेसिनेबिलिटी क्या होता है, फिर से मैं एक बता देता हूँ। मेसिनेबिलिटी इज द इजी विद व्हिच अ मटेरियल कैन बी मेसिन्ड। मतलब आप देख रहे होते हैं ये एक जॉ लगा हुआ होता है, और वहाँ पे लेथ में हम लोग वहाँ पे उसका टार्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, और टार्निंग करते करते उसका हम जो मेटल को जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको हम फाइन कर रहे होते हैं। आई वो आपको समझ में हो गया। और अगर समझ में भी नहीं आ गया होगा कि बाद में हम जब कोटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब फिनिशिंग पढ़ेंगे, वो जो फिनिशिंग के टाइम हम जो कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑल दोस थिंग्स का, तभी हमको पता चल जाएगा कि मेसिलिटी क्या होता है। आई होप फर्स्ट वाला जो चैप्टर था हमारा में इस सब्जेक्ट का, वो खत्म हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आ गया होता तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को एक डाउट सॉल्विंग जो क्लास होगा वहाँ पे मैं फिर से वो जो चोर्स का वो जो टॉपिक होगा और जो डाउट होगा मैं फिर से दोहराऊंगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द क्लास। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास। एंड बाकी देवराज जी हो लाइन पे? देवराज जी? देवराज जी नहीं है सर, मैं यहाँ पे काट कर दूं? नो इश्यूज। आप हाँ, तो बात ऐसा है कि चलो ये तो हो गया, ये पूरा रिकॉर्डिंग हो गया ना।